नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुबह टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं साइंस का। इससे पहले क्लास नंबर 38 देखी थी, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, उसके बेस्ड प्रश्न देख रहे थे। साइड बाई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम क्लास नंबर 39 के अंतर्गत नया चैप्टर हम देखेंगे, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें थ्योरी और साथ ही साथ प्रश्न दोनों ही चीजें हम जो है वो देखेंगे। ये आपका पूरा कोर्स है, जिससे इससे पहले की सारी चीजें हम आपको करा चुके हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में, कमेंट में, हर जगह आपको मिल जाएगी। चैप्टर आपका है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और बाकी थोड़े से एक दो चैप्टर और आपके रह गए हैं। तो पर्यावरण की बात करते हैं। तो पर्यावरण का अंग्रेजी भाषा में एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट जो है रचना किससे हुई है? तो इन्वायरन और मेंट, अगर इसको आप अलग अलग कर देंगे तो इसमें जो इन्वायरन है इसका अर्थ होता है घेरना, और मेंट का अर्थ होता है चतुर्दिक, यानी कि चारों दिशाओं, अर्थात चारों ओर से। अगर आप इसका एक्चुअल अर्थ निकालेंगे तो इन्वायरमेंट शब्द इन्वलप जो शब्द है उसका जो है वो पर्यायवाची है। समान रूप से जीवों को सभी दिशाओं से आवृत करने वाले जो तत्व हैं, उनके सामूहिक जो प्रभाव है उसको कहते हैं पर्यावरण। तो ये तो हो गया आपका पर्यावरण। जब हम बात करते हैं उसके इंग्लिश का, अगर आप उसको अलग अलग करते हैं, अगर हिंदी में बात करें तो पर्यावरण परि और आवरण शब्द जो है इससे मिलकर बना है। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर, और आवरण का अर्थ है घिरा हुआ। अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चारों ओर से घिरा हुआ। देखिए, कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। आपसे पूछा क्या जाता है कि किन शब्दों से मिलकर बना है, पर्टिकुलर उन शब्दों का अर्थ क्या है, किस भाषा से वो शब्द लिया गया है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वही चीज आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं पर्यावरण के अंग। तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ये सभी पर्यावरण के अंग होते हैं। नाम आपको रट के रखने हैं। क्वेश्चन यही आएगा कि इनमें से कौन पर्यावरण के अंग जो है वो नहीं है। ये ऑप्शन दे रखे होंगे और कोई एक अलग से ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन पर्यावरण के अंग हैं या फिर नहीं है। कोई इसके अंदर स्थल मंडल जो है थ्योरी आपसे नहीं पूछी जाती है। बाकी नाम से ही क्लियर है, स्थल मंडल में जो स्थल संबंधी है वो सारी चीजें आती हैं, जल मंडल में जल से संबंधित, और वायुमंडल जो है वायु से संबंधित, और जो जैव मंडल है तो ये जो जीव जंतु होते हैं उनसे संबंधित होता है, जहां पर आप कह सकते हैं जीवन संभव है, इस तरीके से। तो ये आपको बेसिकली नाम जो है वो याद रखने हैं। आगे बात करते हैं, यह है पर्यावरण के अंग। पर जब घटक आपसे पूछा जाए जैव मंडल के, तब क्या होगा? तो अजैविक घटक और जैविक घटक, जो हमने यहाँ पर देखे सबसे लास्ट में जैव मंडल। अब इसके अंतर्गत हम जो है वो देख रहे हैं, ये जो आ रहा था किसके अंतर्गत आ रहा था? पर्यावरण के अंग के अंतर्गत। बस इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जैव मंडल के घटक में अजैविक घटक आता है और जैविक घटक, दोनों को अलग अलग हम देखेंगे अभी। केवल अभी नाम आपको याद रखना है क्या क्या? जैव मंडल के घटक अजैविक और जैविक। देखिए, जैविक मतलब क्या होता है? जीवित इस अवस्था में आ जाए, आ लग जाए, यानी कि उसमें जिसमें जान ना हो, जिसको हम निर्जीव कह सकते हैं, उस तरीके की चीजें। बस अभी बेसिक सा समझिए। तो जैव मंडल के घटक अजैविक और जैविक। अब बात करते हैं पर्यावरण के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो एक भौतिक होता है, जैविक होता है और मनोसामाजिक होता है। तो ये पर्यावरण के प्रकार होते हैं। अंग की बात करें वो अलग होते हैं, जैवमंडल के घटक की बात करें वो अलग होते हैं, और पर्यावरण के प्रकार की बात करें तो वो अलग होते हैं। तो भौतिक जहां पर वस्तुएं आती हैं, जहां पर जैविक वस्तुएं, जहां पर मनोसामाजिक, उस आधार पर ही पर्यावरण के प्रकारों को बांटा गया है। अब पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं, इसकी बात करते हैं। तो इकोसिस्टम जो है वो एजी टॉन्सले जो हैं इनके द्वारा दिया गया था 1935 में। बस आपको नाम ध्यान रखना है, और दूसरी चीज ये सन ध्यान रखना है। एजी टॉन्सले, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। कब? 1935 में। अब पारितंत्र होता क्या है इस चीज को समझिए। तो पारितंत्र जो है, प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं, परस्पर एक दूसरे के साथ साथ अपने जो भौतिक पर्यावरण है उसके साथ एक पारिस्थितिक इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं। इसे हम कहते हैं पारितंत्र, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र शब्द की रचना मैंने बताया 1935 में एजी टॉन्सले जो है उनके द्वारा की गई थी। तो ये आपको रट के रखना है। एक पारितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होता है, जिसमें उसके जैविक और अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल अन्योन्य क्रियाएं जो है वो सम्मिलित होती हैं। उदाहरण के लिए तालाब पारितंत्र का उदाहरण का एक अच्छा उदाहरण है। आगे बात करते हैं। तो पारितंत्र के घटक में अगर बात की जाए तो घटक में आपके अजैविक और जैविक आते हैं, जो कि हमने जैव मंडल के घटकों में भी देखा था, अजैविक घटक और जैविक घटक।
तो इस चीज को समझ के रखिएगा कि पारितंत्र के घटक की बात की जाएगी तब भी यही रहेगा, जैवमंडल के जो घटक हैं उनकी बात की जाएगी तब भी आपका यही रहेगा। और नाम याद रखिएगा, पारितंत्र जो है शब्द की रचना 1935 में एजी टांसले। अब अजैविक और जैविक घटक जो है इसको अभी हम आगे एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, पारितंत्र को भी समझ लीजिए। इससे पहले जो हमने देखा था वो था आपका पारितंत्र ही, परंतु उस पारितंत्र में हमने उसके बारे में बताया है। एग्जाम्पल में हमने केवल ये आपको बताया कि तालाब जो है वो पारितंत्र का अच्छा उदाहरण है, परंतु अगर इसके टाइप के आधार पर इसको हम समझें तो जैसे तालाब हो गया, झीलें हो गया, चारागाह, दलदल, घास के मैदान, मरुस्थल और जंगल, ये सब प्राकृतिक पारितंत्र जो है उसमें आते हैं। और आस पड़ोस आपने देखा होगा जैसे एक्वेरियम होता है, बगीचा हो गया, लॉन हो गया, ये सभी मानव निर्मित पारितंत्र में आते हैं। तो बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है इनके एग्जाम्पल के नाम की कौन कौन से आते हैं। प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है, इस प्रकार से। तो आपका यहाँ पर दोनों के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं, जो हमने पूरा चार्ट अभी तक समझा है कौन किसके अंतर्गत आएगा उसके बारे में। तो पारितंत्र के घटक की बात मैंने की कि अजैविक और जैविक घटक जो है इसमें आता है। अब अजैविक जो घटक है इसके अंतर्गत भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक आता है। और जो जैविक घटक है उसमें आपका उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आता है। अब अजैविक घटक की बात करें तो भौतिक कारक में क्या आता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, आर्द्रता है, प्रकाश है, वायुमंडलीय दाब है, ये सभी आपके भौतिक कारक में आता है। अकार्बनिक पदार्थ में जैसे जल है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सभी अकार्बनिक पदार्थ में जो है वो आता है। और कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, ये सभी कार्बनिक पदार्थ में आता है। तो जितने आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ये एकदम जो है वो आपको रट के रखना है। यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन कार्बनिक पदार्थ में आता है या अकार्बनिक पदार्थ में आता है या अजैविक घटक में आता है या जैविक घटक में नहीं आता है, कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपके अजैविक घटक के अंतर्गत जो टाइप्स हैं इनको एकदम आपको रटा होना चाहिए। जैविक घटक की बात करें तो इसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जो है वो आता है। तो ये आपने पूरा बेसिक अगर चार्ट समझ लिया है तो इसके बाद आपको कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। उत्पादक में जैसे हरे पौधे जो उत्पादन करते हैं, उपभोक्ता जो उसका उपभोग कर रहे हैं जैसे जंतु हो गए, और अपघटक क्या करते हैं जो मरने के वाले सड़ गल जाते हैं, उनका आप देखते हैं उसको सड़ा देते हैं, उसको खा जाते हैं, तो वो सूक्ष्म जीव होते हैं अपघटक। तो ये आपका जैविक घटक में तीनों चीजें आ जाएंगी। अब इसी को थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड होकर भी समझते हैं। जैसे अजैविक घटक बात करें तो निर्जीव मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। भौतिक कारक जैसे सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, ये पारितंत्र में जीवों की वृद्धि को सीमित और स्थिर बनाए रखते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लगभग सभी गैसें आ रही हैं, कुछ तत्व आ रहे हैं, जल हो गया, सल्फर हो गया, चट्टान है, मिट्टी है और अन्य खनिज जो है वो आते हैं। कार्बनिक जो पदार्थ हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ह्यूमिक पदार्थ, ये सजीव तंत्र के जो मूलभूत अंग हैं, इसलिए ये जैविक और अजैविक घटकों के बीच की कड़ी के रूप में जो है वो जो कार्बनिक पदार्थ है वो जाने जाते हैं। तो ये आपको बेसिकली एग्जाम्पल एकदम रटे होने चाहिए, वहां हमने चार्ट में आपको समझा दिया, यहाँ थ्योरी में भी बता दिए। ये थे अजैविक घटक। जैविक घटक में मैंने बताया उत्पादक, उपभोक्ता और घटक 3 में बंटते हैं। तो उत्पादक क्या होते हैं, हरे पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरे पारितंत्र के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। हरे पौधे जो है वो सौपोषी कहलाते हैं क्योंकि ये इस प्रक्रम के लिए मिट्टी से जल और पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्राप्त करते हैं और सूर्य से जो है वो सौर ऊर्जा अवशोषित करते हैं। ये उत्पादक होते हैं। उपभोक्ता क्या करते हैं, जो इनका उपभोग करते हैं, तो ये विषमपोषी कहलाते हैं। ऊपर वाले स्वपोषी कहलाते थे, ये विषमपोषी कहलाते हैं। और जो स्वपोषी जो द्वारा संश्लेषित किया गया भोजन है उसको खाते हैं। भोजन की पसंद के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। शाकाहारी गाय, हिरन, खरगोश ये सब आते हैं। मांसाहारी जो अन्य जंतुओं को खाते हैं जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता। और सर्वाहारी जो जीव, पौधों और जंतुओं दोनों को खाते हैं, यानी सजीव निर्जीव, सजीव निर्जीव नहीं, शाकाहारी और जो मांसाहारी दोनों को खाते हैं, वो आपका सर्वाहारी में आते हैं, जैसे मानव है, सुअर है, गौरैया है, ये सभी। तो उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, तीसरा आपका है अपघटक। इनको क्या कहते हैं, इनको मृतपोषी कहते हैं। नाम जो है इनको ध्यान रखिएगा। ये अधिकतर बैक्टीरिया, जीवाणु और कवक होते हैं। पौधों और जंतुओं के मृत, अपघटित और मृत कार्बनिक पदार्थ जो सड़ रहे पदार्थ पर अपने शरीर के जो बाह्य एंजाइम होते हैं, इनका स्राव करके जो है वो ग्रहण करते हैं। और पोषक जो है उनके चक्रण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हें अपरदभोजी जो है
वो भी नाम दिया जाता है। इंग्लिश में डेट्रीवोरस जो है वो कहते हैं। तो थोड़ी बहुत थ्योरी हमने देख ली है। अब बाकी जो थ्योरी होगी वो अगली वाली क्लास में देखेंगे। इसमें बेसिकली जो यूपी टेट में आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं वही सब आपको देखने को मिलेंगी। अधिकतर जो यूपी टेट वाला ईवीएस पोर्शन है वही आपको यहाँ पर सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब हम क्या करते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार आपके लिए हम आगे भी अच्छे से अच्छी मेहनत करते रहें, तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न, टोटल हम यहाँ पर 15 प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सिनकोना, बरगद, नीम या फिर यूकेलिप्टिस? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपको मैंने बताया कि जो मलेरिया की दवा है वो जो कुनैन है ये दक्षिण अमेरिका का पेड़ है जिसका नाम है सिनकोना। इसकी जो है वो छाल से जो है वो तैयार किया जाता है और सबसे पहले इसका यूज किया गया था यूरोप में 16वीं सदी में। और अगर बेसिकली देखेंगे तो इसका यूज जो है वो मलेरिया में ही किया जाता है, परंतु इसके अलावा भी कुछ अन्य दवा है इनके निर्माण में इसका यूज जो है वो किया जाता है। इसे जो है वो टॉनिक वाटर में जो है वो मिलाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर सिनकोना जो है आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन का नाम जो है वो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या सल्फर डाइऑक्साइड? बताइए कौन सा सही होगा। ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन का नाम क्या है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यानी कि सीएफसी जो है वो सही होगा। सीएफसी जो है इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो आपको पता होना चाहिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। सीएफसी की फुल फॉर्म जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है और इसी के कारण जो ओजोन परत है ये आपकी जो है इसके छीड़ के लिए, इसके क्षय के लिए जो है वो जिम्मेदार होती है। और फर्क कैसे पड़ता है तो ओजोन परत में ऑक्सीजन के मुक्त जो रेडिकल हैं उनका निर्माण होता है और परत परत जो है आपकी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। सीएफसी आपको देखने को कहाँ मिलती है तो एयर कंडीशन है, रेफ्रिजरेटर है, उनमें जो है ये मिलती है। अगला देखते हैं आपका, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है? 0.03%, 0.30%, 3% या फिर 30.0%? कौन सा इनमें से सही होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर परसेंटेज की बात करें तो ये जो है आपको 0.03% जो है वो देखने को मिलती है। तो ए वाला यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें नाइट्रोजन के परसेंटेज की तो वही लगभग 78.07% के आसपास देखने को मिलता है। अगर बात करें ऑक्सीजन की तो वही लगभग 20.93% देखने को मिलता है। कहीं कहीं ये डायरेक्ट 21% लिख दिया जाता है, 78 को 78 या 79 के आसपास लिख दिया जाता है। तो ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन। प्रश्न में कार्बन डाइऑक्साइड पूछा ही गया था। ऑर्गन आपको और पता होनी चाहिए। ऑर्गन की अगर परसेंटेज की बात करें तो 0.93% जो है ये होता है। ये सारी चीजें आपके जो है वो रटी होनी चाहिए। अगला देखते हैं, समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा जो ईंधन है वो क्या कहलाता है? क्लैथरेट, यूरेनियम, थोरियम, सेलुलोज? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में जमा ईंधन जो है वो क्या कहलाता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो क्लैथरेट का नाम जो है इसे दिया जाता है। पहला ही वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है पांचवा कि पादपों में ऑक्सिन की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ होती है? वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में, केवल जाइलम तथा फ्लोएम में, पत्तियों में या फिर सभी में? जो पादप होते हैं उनमें ऑक्सिन की सबसे अधिक जो सांद्रता है वो कहाँ जो है वो देखने को मिलती है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में तो पादपों में ऑक्सिन की सबसे अधिक सांद्रता उनके जो वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग होते हैं उनमें देखने को जो है वो मिलती है। तो पहला ही आपका ऑप्शन वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग जो है आपका दे रखा है ये आपका सही होगा। और जो अप्रकाशित भाग होता है उसमें अगर बात करें ऑक्सिन जो है इसका जो संश्लेषण होता है वो प्रकाशित भाग की अपेक्षा ज्यादा होता है। इसी कारण जो पेड़ पौधों की जो शाखाएं होती है ना वो प्रकाश की ओर मुड़ जाती हैं। तो ए वाला यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सुमेलित है? घास स्थल, घास जो है वो स्थल पारितंत्र की संख्या का पिरामिड सीधा होता है। घास स्थल अलग अलग नहीं है, घास स्थल के बारे में बताया गया है। दूसरा कह रहा है कि ताल जो पारितंत्र है इसका जैव भार पिरामिड जो है वो उल्टा होता है। तीसरा कह रहा है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है।
और चौथा कह रहा है वन पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। आपको बताना है ए बी और सी सही उत्तर कौन सा होगा, बी सी डी ए सी डी, कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही है। तो घास स्थल पारितंत्र की संख्या का पिरामिड सीधा होता है, पहला आपका बिल्कुल सही है। सी वाला ऑप्शन कट जाएगा यहाँ पर क्योंकि उसमें ए तो ऑप्शन दे नहीं रखा है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो आपका सदैव सीधा होता है, सी वाला तो एग्जैक्टली आपका एकदम रट के रखिए इस पॉइंट को। जो वन पारितंत्र चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है, इसमें जैव भार का जो पिरामिड होता है वो उल्टा नहीं होता है, ये जो है वो सीधा होता है, तो ये वाला आपका गलत है। तो बी ताल पारितंत्र वाला ये भी आपका सही होगा, तो ए बी सी वाला आंसर आपका कौन सा होगा, बी वाला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, ये वाला आपका सही होगा, डी वाला यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न आपका है सातवां, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, जड़, पत्ती, तना, बीज, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी अब पूछे जाने लगे काफी, कि कोई फल लिखा होगा जैसे प्याज लिखा होगा तो वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, इस प्रकार से। आंसर की बात करते हैं इनमें से, तो आपका ऑप्शन बीज जो है वो यहाँ पर सही होगा। कॉफी जो है वो पौधे के बीज से जो है वो प्राप्त किया जाता है। कॉफी उत्तेजक पेय पदार्थ होता है क्योंकि कॉफी में कैफीन होता है, तो वो थोड़ा सा प्रभाव जो है वो डालता है। अगला देखते हैं आठवां, साइटोकाइनिन जो है वो क्या है, पादप एंजाइम है, जंतु हार्मोन है, जंतु एंजाइम है या पादप हार्मोन है, बताइए कौन सा सही होगा। ये आपका पहले आ चुका है, मैंने आपको बताया भी था कि साइटोकाइनिन हो गया, आपका ऑक्सिन हो गया, आपका जिब्रेलिन हो गया, इन सभी के बारे में मैंने बताया था। ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके साइटोकाइनिन को मिला करके ये सभी आपके पादप वृद्धि हार्मोन्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर पादप हार्मोन डी में दे रखा है, आसानी से आप जो है वो टिक कर सकते हैं। बाकी साइटोकाइनिन के बारे में ये भी आप पॉइंट एक याद रख सकते हैं, ये कोशिका विभाजन में भी जो है वो मदद करता है। आठवां हो गया। नवां प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी एक पौधे घर गैस नहीं है, यानी हरित गृह गैस जो है वो नहीं है, SO2, CFC, CH4, N2O, बताइए कौन सा सही होगा। इसकी ट्रिक भी काफी बार मैंने आपको बताई है। आंसर की बात करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसों की ट्रिक, मीना का जलवा, ग्रीन हाउस गैसेस, उसी से मीना से मी से मीथेन हो जाएगा, वो सारी चीजें हम बता चुके हैं। डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका SO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। SO2 एक वायु प्रदूषक होती है, और ये ध्यान रखिएगा CFC भी आपकी जो है वो ग्रीन हाउस गैसों में ही आती है, बाकी CH4 भी आती है, N2O भी आती है, और ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं उनके कारण ही ग्लोबल वार्मिंग जो है आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन में नहीं दे रखा है वो CO2 है, CO2 भी आपकी एक ग्रीन हाउस गैस जो है वो होती है। ये ऑप्शन बहुत देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पर SO2 जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न, कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने में वायुमंडलीय स्तर का सही क्रम जो है वो क्या होगा। इसकी भी मैंने ट्रिक आपको ट्रस्ट मी इन द एग्जाम से बताई है। तो टी से क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर इन चारों में केवल ए वाले ऑप्शन में है, तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप आसानी से आंसर तक जो है वो पहुंच सकते हैं। अगर आपको ये भी पता है कि सबसे पहले कौन सी आती है, तो ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मिजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। तो इंग्लिश के नाम भी आपको रटे होने चाहिए, कई बार क्षोभ मंडल, आयन मंडल इस तरीके से नहीं दिया जाता है, ऐसे ही इंग्लिश में नाम ही आपको दे दिए जाते हैं। अगला देखते हैं आपका 11वां नंबर प्रश्न, कि जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा जो है वो होता है। अच्छा, जो पिछले वाला प्रश्न आया था इसमें वो भी देख लीजिए, जो ट्रिक से कैसे निकलता है। ट्रस्ट में जो है टी से ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा, ट्रस्ट में ST आ रहा है ना, तो वहां से स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा, ट्रस्ट मी से मेजोस्फेयर हो जाएगा, इन द एग्जाम तो द से थर्मोस्फेयर हो जाएगा, एग्जाम से EX आता है तो इससे एक्सोस्फेयर हो जाएगा। इस प्रकार से ट्रिक आपकी चलती है। 11 प्रश्न है, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, जल चक्र से, अवसादी चक्र से, खाद्य श्रृंखला से, जंतु श्रृंखला से, बताइए कौन सा सही होगा। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है। टॉपिक वाइज वीडियो भी हम इसमें थ्योरी वाइज जो है वो देख रहे हैं, और साथ में प्रश्नों को भी देख रहे हैं। नहीं इससे पहले की क्लासेस देखी हो तो अलग से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है सुपर टेट की, उसमें जा करके आप देख सकते हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण, तो आंसर की बात करते हैं आपका खाद्य
श्रृंखला है वो आपका सही होगा। खाद्य श्रृंखला से जो है वो ऊर्जा का स्थानांतरण जो है वो होता है। और कितना परसेंट? 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अभी आगे वाली क्लास जो है और हम कराएंगे उसमें इससे रिलेटेड भी सारी चीजें आपको करा देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 12वां। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी जो है वो क्या कहलाती है? उत्पादन स्तर, खाद्य स्तर, पोषण स्तर या फिर आपका अवशोषण स्तर। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी जो है वो क्या कहलाती है? आंसर की बात करते हैं तो ये जो है वो पोषण स्तर जो है वो कहलाती है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 13 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत इनमें से कौन सा जो है वो होता है? पेट्रोलियम, कोयला, सौर विकिरण, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक केंद्रों की विद्युत। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आपको नहीं पता है गैर परंपरागत और परंपरागत, तो अगर इन चारों में अलग छांटने का प्रयास करिए। पेट्रोल क्या है? पेट्रोल एक टाइम पर ऐसा आएगा जो खत्म हो सकता है, तो ये आपका हो गया। कोयला भी ऐसा यूज करते करते एक टाइम आएगा जब खत्म होगा। सौर विकिरण की बात करें तो ये कभी ना खत्म होने वाला स्रोत है, तो ये आप काट दीजिए। नाभिकीय ऊर्जा भी आपका ऐसा है कि एक टाइम पर जाकर के खत्म होगा, तो ये तीनों अलग हैं। और सौर विकिरण क्या है? ये अलग है। तो अगर नहीं भी आपको पता है तो इस आधार पर भी आप चारों में से आंसर को छाट सकते हैं और सौर विकिरण आपका सही होगा। और यही होता भी है। गैर परंपरागत स्रोत वो होते हैं जो कि ना समाप्त होने वाले होते हैं, जैसे कि सौर विकिरण। अगला देखते हैं 14 कि पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? 10%, 20%, 30% या फिर 1%। कौन सा सही होगा? ये भी मैंने आपको बताया भी था पीछे। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका 10% ऊर्जा का नियम है और ए वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब लोग अवश्य जो है वो करते रहिएगा। आपके लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो 15 नंबर प्रश्न लास्ट है कि पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ पर मरुद्भिद क्यों होते हैं? पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, पहाड़ों की चट्टानें जल अवशोषित नहीं कर पाती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर बी वाला सही होगा। जो ढलान होते हैं वहां पर क्या होता है? पानी जो है वो बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में भी नहीं लाया जाता है। ऐसा भी नहीं कि पौधे अवशोषित कर लें, तो ना तो पौधे अवशोषित करते हैं, ऊपर से वहाँ स्टोर भी नहीं होता है, बह जाता है। तो यही दोनों रीजन जो आपके हो जाते हैं जिसके कारण पौधों पर काफी नमी और जल जो है वो होता है, फिर भी वहां पर मरुद्भिद जो है वो स्थिति है वो जो है वो देखने को मिलती है। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? केचुआ को, गिद्ध को, शुतुरमुर्ग को या बाज को? ऑप्शन इसमें अच्छे हैं, ध्यान से आंसर दीजिएगा। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के में इतने ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।